बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 4 CISSP की ही डोमेन 1 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, और इसका लेक्चर नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 से आगाज़ करते हैं, यानी डोमेन 1 का पार्ट 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 डोमेन 1 पार्ट 3 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ITG का हमें पता चल गया, IT गवर्नेंस कमेटी जो रिपोर्ट करती है। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक दफ़ा पिछली स्लाइड पे जाके देख लेते हैं। गोल, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का पता चल गया, सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़। आई हाँ, आज हमने जौन सा है ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये मेन इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी प्रोसेसेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है, कंप्लीट और इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। हम बीइंग CISSP ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के तमाम प्रोस्पेक्टिव को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, उसके अंदर अब इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाना कैसे है। ठीक है, हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर IT बोर्ड है, उनकी स्टेटमेंट सारा कुछ है, बिजनेस रिक्वायरमेंट ये लोग देते हैं। यहाँ से बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट है कंपनी को सिक्योर करना है तो सिक्योर करना है। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लीगल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, तो उस लिहाज से कंप्लाई करना है। अगर वो नहीं है तो फिर जाने दो, फिर आप लोगों की हायरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो एंटरप्राइज वाइड सिक्योरिटी के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाती है या तश्कील दी जाती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज़ किया जाए, और उस कमेटी के अंदर ना इंफॉर्मेशन, वो कमेटी जो सी है ना, वो तमाम के तमाम सिक्योरिटी एफर्ट करती है। यानी वो एक पार्टी होती है जो सबको लेके चलती है, पूरी कंपनी को। तो अगर पूरी कंपनी को लेके चलना है तो उस कमेटी के अंदर जो है हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से लोगों को बिठाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारी एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो हम लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, हम लोग छोटा सा एक हार्डवेयर भी बनाते हैं, हम डेवलपमेंट भी करते हैं, हम कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी हम क्लाउड होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से रिलेटेड और 4-5 विंग्स हैं हमारी। अब उस कंपनी का सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिजिकल सिक्योरिटी ऑल द वे टू द टॉप IT सिक्योरिटी। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम क्लाउड पे होस्ट करें किसी की वेबसाइट और हमें पता चले हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर ही ख़राब हो गया है, यानी हम लोग ही मेलिशियस कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो हमारा सारे का सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम कोई कोडिंग कंपनी है, अगर हम कोड बना रहे हैं, कोड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अगर हमारे अपने PC इन्फेक्टेड हैं, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग जो कोड डिलीवर करेंगे वो भी इन्फेक्टेड हो। तो इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करना, तो इसके लिए बोर्ड लेवल को छोड़ दें, हम थोड़े नीचे आ जाए, तो सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जाती है। स्टीयरिंग कमेटी भी हो सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल भी हो सकती है। स्टीयरिंग काउंसिल के नीचे एक सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी भी हो सकती है। डिफरेंट सिनेरियोज है, मगर सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेक श्योर करते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लोग आए हों। से फॉर एग्जांपल HR को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आया हो। सिर्फ एक एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि हम लोगों ने एक बंदे को हायर किया, उसने काम किया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, हमें पता चला उसने तमाम कोड्स के अंदर बैकडोर डाल दिया, बाद में हमने उसे फायर कर दिया। जब हमने फायर किया तो हमें पता चला जी वो तो सॉफ्टवेयर हमारा प्रोडक्शन में पड़ा हुआ है। हमें पता चला वो बंदा किसी और मुल्क से या किसी और हमारे अपोजिट या कंपेटिटर की तरफ से आया हुआ था, और उसने ये मलिशियस एक्टिविटी की। तो हमने लेसन लर्न किया कि हमें जब भी कोई बंदा हायर करते हुए उसका HR स्क्रीनिंग ज़रूर की जाए। अब सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के अब जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एक काम है HR के लिए, तो ये कौन लेके जाएगा? तो HR के डिपार्टमेंट से कोई बंदा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होना चाहिए। यह हमारे डाटा सेंटर से एक सर्वर चोरी हो गया जिसके अंदर 5000 यूजर्स का रिकॉर्ड था, और वो फिजिकली चोरी हो गया। ठीक है, ICO ने यहाँ रिसेंटली एक रिपोर्ट दी, UK के अंदर जो सी एक कंपनी थी जो अपना सर्वर जो सा है वो दरवाजे में रखा हुआ था उन लोगों ने, ओल्ड सर्वर था, और वो दरवाज़ा जो सा रोकने के तौर पे काम कर रहा था, डोर स्टॉपर के तौर पे, और उसके अंदर पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन पड़ी थी, तो उन्हें फ़ाइन दिया गया, ICO ने फ़ाइन किया। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आती रहती है मार्केट के अंदर। तो ये अब फिज़िकल सिक्योरिटी का मसला है। ठीक है, तो जो कंपनी में फ़िज़िकल सिक्योरिटी देख रहा था, CCTVs देख रहा था, डेली राउंड करता था कंपनी का, ये जो हमारे स्टाफ जो उनसे स्मोकर होते हैं, स्मोकर भाई, वो पीछे से फायर एग्जिट से बाहर निकल के करते हैं, वापसी में फायर एग्जिट खुला होता है तो कोई कंपनी के अंदर आ सकता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो सा है ये अब इसका मतलब फिजिकल सिक्योरिटी का कोई बंदा जो सा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल की विजन स्टेटमेंट होती है, टेक्निकली नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल फोकस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें टेक्निकल लोग नहीं बैठे हुए सारे के सारे, ठीक है। ऑन द एडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि बिजनेस को हमने ऊपर लेके कैसे चलना है और बिजनेस को हेल्प आउट कैसे करनी है, ठीक है। और इसी तरह एक मिशन स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव हैं जो ओवरऑल विजन को सपोर्ट करते हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल ये हैं, अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, कि ये पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि 6 बजे के बाद कोई ऑफिस में ना हो, अगर होना चाहिए या उसने वीकेंड पे काम करना है, वीकेंड पे काम करना तो उसने अप्रूवल लेनी है, ठीक है। जब ये हम सिक्योरिटी काउंसिल इस चीज़ को ड्राफ्ट कर लेगी, कमेटी के पास लेके जाएगी, बोर्ड के पास लेके जाएगी, बोर्ड इसकी अप्रूवल कर देगा, तो टॉप टू डाउन अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। प्रमोट अवेयरनेस ऑफ सिक्योरिटी इनिशिएटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी आइडिया, पॉलिसी, प्रोसीजर दैट इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हम 20 कैरेक्टर पासवर्ड लगा सकते हैं। आईटी के तमाम बंदों से पूछेंगे तो यार हैप्पी, उन्हें आदत है इतने इतने पासवर्ड रखने की, मगर एक नॉर्मल एचआर डिपार्टमेंट या नॉर्मल नॉन टेक डिपार्टमेंट के पास लेके जाओगे तो वो कहेगा यार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है। डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी आइडियाज़, कि अच्छा यार अभी हर बंदा अपने आइडियाज़, हर डिपार्टमेंट अपने आइडियाज़ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी काउंसिल या सिक्योरिटी कमेटी डिसाइड करती है व्हाट टू डू। रिकमेंडेशन ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है, ये एक्वी जौन सी है ये नॉर्मल किसी भी फैक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी आईटी कमेटी, आईटी स्टीयरिंग कमेटी या आईटी गवर्नेंस जो कमेटी थी जिसके पीछे डिस्कस किया, उसमें रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रेट वल्नरेबिलिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड रिव्यूज़, तो ये तमाम काम ये कमेटी करती है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या करती है, यानी नॉर्मल रूटीन में ये तो होगी, यानी मिशन स्टेटमेंट, रोल क्या है, इसको थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में जाके, लाजमी नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है मगर ये बेसिक लिस्ट है। डिसाइड ऑन प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट्स आप सिक्योरिटी से रिलेटेड कर रहे हो उनके बारे में डिसीजन करती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट ईयर एक पेनिट्रेशन टेस्ट किया या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, एवरी ईयर, एवरी वीकली, एवरी मंथली जो भी की, और उससे हमें ये पता चला कि हमारी कंपनी के अंदर जो VPN के लिए अथेंटिकेशन हो रही है वो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन नहीं है। अब मैं ये थोड़ी टेक्निकल डिटेल में लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग सब टेकी हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारी कंपनी के रिस्क रजिस्टर पे भी जा सकती है और ये काउंसिल के अंदर भी जा सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि हमारे पास 4 एक्शंस पेंडिंग हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारी एक वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के अंदर है, ठीक है, इसको फिक्स करना है। नंबर 2 कोई और काम है। नंबर 3, नंबर 4, तो कहते हैं ये काम जो हमारी 50 वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहले ये करो, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तीसरे नंबर पे ले आओ, ठीक है। प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एफर्ट कैन बी एनुअल प्रोसेस, ठीक है। रिव्यू एंड रिकमेंड सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये कमेटी एक वाहिद कमेटी होती है, ये ड्राफ्ट नहीं करती मगर ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी का डिटेल रिव्यू करती है, ईच एंड एवरी प्रोसेस। रिव्यू एंड ऑडिट द सिक्योरिटी प्रोग्राम, अगर कोई ऑडिट हो रहा है तो उसको एनालाइज करती है कि ऑडिटिंग रिजल्ट्स क्या हैं, किस किस तरह एक्शन होने हैं, क्या परफॉर्म होने हैं। चैम्पियन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एफर्ट के कंपनी के अंदर जो भी सिक्योरिटी एफर्ट्स हो रही होती है उसको चैम्पियन करती है, उसे लेके चलती है। रिकमेंड एरिया रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट, और रिकमेंडेशन देती है। कहाँ देगी अभी रिकमेंडेशन, ये निचली साइड पे नहीं दे रही, रिकमेंडेशन हमेशा ऊपर जाती है। कि अगर बोर्ड में कोई बंदा एक लेटर लेके जाता है, कहता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो लो हो रहा है, हमारे सर्वर हैक होने के पोटेंशियल है, तो बोर्ड उस बंदे की बात नहीं सुनेगा। बोर्ड कहेगा सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है या सिक्योरिटी कमेटी क्या कहती है। तो सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जो रिकमेंडेशन आएगी वो ठीक होगी। फायरवॉल इंजीनियर या सिस्टम एडमिन या सिक्योरिटी एडमिन को रिकमेंडेशन भेजेगा तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं सिक्योरिटी पोस्चर के अंदर। ये तमाम लोग आते हैं। एंड यूज़र, एंड यूज़र क्या है? एंड यूज़र मेरी कंपनी का हर वो बंदा है जो मेरा एम्प्लॉय है, हर वो बंदा है जो मेरी कंपनी के अंदर BYOD के चक्कर में आता है, हर वो बंदा है जो हमें विजिट करता है, कॉन्टैक्ट करता है, कुछ किसी चक्कर में भी हमारी कंपनी के एसेट को टच यूज़ कर रहा है, वो मेरा एंड यूज़र है। और उसके लिए नॉर्मली एम्प्लॉय स्टाफ हैंडबुक, IT एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी के हम तुम्हारे इंटरनेट स्टफ़ को देखेंगे, तुमने मेक श्योर करना है कि तुम्हारे एसेट सिक्योर हो। अगर तुम्हारा लैपटॉप
चोरी हो जाता है तो तुमने फ़ौरन रिपोर्ट करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के पास है, सीईओ ऑफ द कंपनी। कल को आपकी कंपनी हैक होगी, आपका फायरवॉल एडमिन न्यूज़ में नहीं आएगा, आपका सीईओ ऑफ द कंपनी आएगा। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर आपकी कंपनी को बहुत बड़ा हैक हुआ, बड़ा इशू बन गया, तो आपका सीईओ ऑफ द कंपनी हैज़ अ पोटेंशियल टू गो टू द जेल। आप नहीं जाओगे, आप फायर हो जाओ शायद ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल है जो आप होंगे, CISSP जब आप करके आते हो तो आप मोस्टली ये इस टाइटल के ऊपर जाते हो विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं आपको कोई सबज़बाग नहीं दिखाना चाह रहा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आप ड्राफ्ट करते हो, टेक्निक ड्राफ्ट करते हो, राइट करते हो, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, गाइडलाइन, जो भी कुछ हो सकता है। प्रोवाइड टेक्निकल सिक्योरिटी गाइडेंस, टेक्निकल सिक्योरिटी गाइडेंस से फॉर एग्जांपल आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि हम पासवर्ड किधर सेव करें, तो आप रिकमेंड करोगे कि ये सोल्यूशन है। ठीक है। डेटा इंफॉर्मेशन बिजनेस ओनर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जगह पे मिसअंडरस्टूड है और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके पास एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा। मैंने इस वजह से बड़ी डिटेल में लिखा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन एसेट, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन एसेट है जिसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का। असाइन द क्लासिफिकेशन, कि अगर उसके पास ये 3 किस्म के एसेट्स पड़े हुए हैं तो वो बताएगा ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, ये पब्लिक है और ये जो सा है प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल, पब्लिक, प्राइवेट। ठीक है। फिर उसके बाद वो मेक श्योर करेगा कि इस पे वो कंट्रोल कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट के ऊपर सफिशिएंट कंट्रोल लगाए गए हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस हुए होंगे। ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमने कहा जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो हमेशा इनक्रिप्टेड होना चाहिए, ये कंट्रोल है। जितना भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो ओवर द ईमेल हम सेंड ही नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह हम प्राइवेट के ऊपर भी कहते हैं कि वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए और उसको भी ओवर द ईमेल नहीं सेंड करना। ठीक है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसकी डाटा रिटेंशन, जो प्राइवेट डाटा है उसकी रिटेंशन 3 साल के बाद इसको डिलीट कर देना। ठीक है। और इस डाटा को बैकअप भी करना है। ठीक है। ये तमाम कंट्रोल्स डाटा इंफॉर्मेशन या बिजनेस ओनर के पास होते हैं। ठीक है। उसको सेफगार्ड करना, उसकी चेंज को कंट्रोल करना, ये सारा कुछ उसका काम होता है। नॉर्मली ये डिपार्टमेंटल हेड्स के पास होता है। एचआर का जो डाटा है उसका डाटा ओनर कौन होगा? ठीक है। अल्टीमेटली तो आपका सीईओ ऑफ द कंपनी होगा, मगर डिपार्टमेंट हेड होगा, हेड ऑफ एचआर। ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे हल्की सी डिबेट है, जब आप एग्जाम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये सीईओ ऑफ द कंपनी है, ठीक है, और वो अपना जो कंट्रोल होता है, जाहिर है वो तमाम इस डाटा को तो संभाल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो डाटा इंफॉर्मेशन कस्टोडियन को हैंड ओवर कर देता है। टेक कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन बिहाफ ऑफ द ओनर। ठीक है, कि कंपनी का हेड जो सा है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो डाटा ओनर है, मगर उसने अपने कंट्रोल्स डेलीगेट कर दिए हैं। हेड ऑफ आईटी के पास आईटी के डाटा की ओनरशिप है, एचआर के हेड के पास एचआर के डाटा की ओनरशिप है, वो उसका बैकअप रिटेंशन सारा कुछ करेगा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये बैकअप जो सा ये तो आईटी कर रही होती है। हाँ, इसमें अब थोड़ी सी ग्रे लाइन आनी शुरू होगी, मगर कितना फ्रीक्वेंटली बैकअप चाहिए, क्या चाहिए, आपको उस डाटा ओनर से डिस्कस करना होगा। एचआर कहता नहीं मुझे हर दिन नहीं, हर आधे घंटे बाद बैकअप चाहिए, तो बैकअप चाहिए भाई। ठीक है। आईटी इज़ अ टूल सेट, आईटी डिसीजन मेकर नहीं होता। ठीक है। ये बड़ा अनहैप्पी पॉइंट होता है आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जो हम लोग अपनी कंपनी में जीपीयूज़ वगैरह लगा के बैठे होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन ऑनर वो बंदा होता है, डाटा कस्टोडियन जो ऑनर के बिहाफ पे वो काम कर रहा होता है, यही सारे एक्शंस। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो ऑडिट करेगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानर, ये एक सेपरेट पैरेलल थिंग होती है। बीसीपी डीआरपी मेरे ख्याल में हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग तंग आ जाएंगे। ठीक है, कि बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान बना के रखता है कि अगर कंपनी को कल कुछ मसला हो गया तो कंपनी किस तरह कंटिन्यू करेगी ऑपरेट करना, कि सबके पास ईमेल्स आ रही हैं, सबकी सैलरीज आ रही हैं, हम बेसिक बिजनेस ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, आप लोगों को पता है आईटी के लोग क्या कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, ये बेचारा यूज़र के अकाउंट, प्रिविलेजेस, रिसोर्सेज और ये सारा कुछ कर रहा होता है। अब आप तो ये सोचोगे यार ये काम कि ये इस फोल्डर पे एक्सेस किसे देनी है, ये तो ये बंदा कर रहा है, तो ये यहाँ पे कहाँ बात आ रही है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ, RFC एक कॉन्सेप्ट होता है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज। ये यूज़र है काशिफ और इसको एक्सेस चाहिए, ठीक है, इस फोल्डर के ऊपर। क्या मैं अपने सिस्टम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाऊँगा, कहूँगा क्या मुझे एक्सेस दे दो?
उसके पास ये परमिशन नहीं है, ही डोंट हैव अथॉरिटी टू गिव मी द राइट्स टू दैट फोल्डर, ठीक है। ये पे स्लिप्स का फोल्डर है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं अपने HR के पास जाऊंगा, जो मेरा डाटा ऑनर होगा, उससे कहूँगा भैया मुझे ये चाहिए, वो कहेगा ये फॉर्म फिल करो, किस फोल्डर पे एक्सेस चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है, और कितने अरसे के लिए चाहिए, और बिजनेस जस्टिफिकेशन क्या है। उसके बाद ये फॉर्म लेके मैं इसी बंदे के पास, ऑनर के पास साइन करवाऊंगा, वो साइन करके फिर इसके पास लेकर आऊँगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास। आइडली ये तमाम प्रोसेस हेल्प डेस्क के टिकट से होता है कि ये बंदा कॉल करके हेल्प डेस्क वो उसे फॉर्म भेजेगा, वो उस फॉर्म को फिल करेगा, वापस हेल्प डेस्क को देगा, हेल्प डेस्क देखेगा अच्छा ये HR से रिलेटेड, HR के पास भेजेगा, HR परमिशन दे देगा। नॉर्मली HR कभी कभी ये रोल डेलीगेट कर देता है, HR अप्रूवल दे देगा, HR की अप्रूवल के बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर वो रोल चेंज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये होती है कि आप एक कंपनी के अंदर जाते हो और आपको जो सा है एक कार्ड प्रिंट करवाना है। आप प्रिंटिंग वाले के पास जाते हो, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो वो HR को एक लेटर भेजती है, HR अप्रूव करती है कि ये आपका नाम है और ये आपका टाइटल है, ये ना आप अपनी कंपनी के टाइटल पे डायरेक्टर टेक्नोलॉजी लिखवा के बैठे हुए हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी आपको पता है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं और बहुत सारे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट एंड सेक्रेटरीज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और सेक्रेटरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्हें पता होना चाहिए कि वो नॉर्मल सेक्रेटरीज नहीं है, वो CEO के स्टाफ हैं, और इन लोगों का सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, क्योंकि CEO की बहुत सारी ईमेल्स या हेड्स की बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं, और हेड की ईमेल एड्रेसेस इज़ नॉट हिडन, दे हैव अ हाई पोटेंशियल ऑफ गेटिंग अ फिशिंग ईमेल्स, तो इनके PCs अक्सर कंप्रोमाइज़ हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमारा फ्रंट लाइन होता है। अगर कोई कंपनी में कोई चीज़ हैक होती है, से फॉर एग्जांपल हम सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, कोई चीज़ हैक होती है, किसी का लैपटॉप वो होता है, तो ये लोग होते हैं जिनके पास सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है, और ये लोग फिर ये इस रिक्वेस्ट को असेस करके, और CSIRT, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, CSIRT या डिफरेंट तरीके से इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के पास भेज देते हैं, या किसी भी टीम के पास भेज देते हैं, सिक्योरिटी के लोगों के पास भेज देते हैं, ठीक है। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो के अंदर, ऑलमोस्ट प्रीटी मच एवरीबडी इज बीइंग कवर्ड। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कंट्रोल फ्रेमवर्क। अब कंट्रोल फ्रेमवर्क की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि हम लोगों ने ये सारी बातें तो कर दी, हवा में है, कोई ऐसा ना हो कि यार एक चेकलिस्ट हो कि भाई मैं इसे टिक 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 करता जाऊँ, और उसके बाद कहूँ यार ये तकरीबन 200 के करीब मैंने चेकलिस्ट थी, ये सारी की सारी मैंने कवर दी, अब मैं कहूँ यार मेरी कंपनी इस कंट्रोल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट कंप्लाइंट है, और जितने लोग उस कंट्रोल फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करते हैं वो सबको इसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए, यार ये कंपनी कंप्लाइंट है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 30 साल पहले मैं बड़ा परेशान था, मैं हर कंपनी में जाके काम किया, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था, गो कि मैं नहीं हूँ। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या बन गई, मेरी रिक्वायरमेंट ये बन गई कि यार मैं जिस कंपनी में भी जाता हूँ, मेरे साथ ये पर्सनली भी हुआ, जिस कंपनी में भी जाता था मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ना वेब डेवलपर्स का होता था या डेवलपर टीम का होता था, ठीक है। अब उनके साथ मैंने जब भी जाना तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करना कि हम यूँ कर सके, यूँ कर सके, यूँ कर सके, ठीक है। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, सिक्योर वेब डेवलपमेंट का एक कोड बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं पूछता हूँ कि डेवलपमेंट जब की गई तो पीयर रिव्यू किया, ठीक है, इनिशियल प्रोसेस के अंदर कोई सिक्योरिटी का बंदा शामिल था, ऑडिट लॉग्स थे, फिशिंग अटैक्स वेरीफाई किया, OWASP 20 को वेरीफाई किया, ये, ठीक है। को 50 लाइनों की लिस्ट बना दी मैंने, चेक लिस्ट बना दी है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे 50 लाइनों में मैंने कहा कि ऑडिट ट्रेल्स हैं, ये अगर आपकी एप्लीकेशन है ये ट्रेल्स प्रोड्यूस करती है, तो ये मैंने इसको कह दिया जी काशिफ्स फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये काशिफ्स फ्रेमवर्क एक बंदे को ये शीट मिली एक्सेल की, उसने कहा यार ये बहुत अच्छी लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ज़बरदस्त है, मैं भी अपनी कंपनी को इसी के साथ अलाइन कर लेता हूँ। थोड़ा देर काशिफ ने देखा यार बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, काशिफ ने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, फ्रेमवर्क को उछाला, लोगों को इन्फॉर्म किया, ट्रेनिंग दी फ्री में, और सब लोग उस फ्रेमवर्क को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेमवर्क, कि एक स्टैंडर्ड चीज़ है जिसके अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेमवर्क के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मेक श्योर करें कि यार ये फ्रेमवर्क स्टेबल है, ठीक है। तो गवर्नेंस प्रोग्राम मस्ट बी कंसिस्टेंट, 2 सिचुएशन सेम आउटकम, कि अगर 2 जगह कोई प्रॉब्लम्स हैं
तो दोनों को वो फ्रेमवर्क एक ही तरीके से एड्रेस कर रहा हो, ठीक है। अगर वेबसाइट हैक हो गई तो क्या करना है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसको रेमिडिएट कैसे करना है, उसको रिस्टोर कैसे करना है, ठीक है। मेजरेबल हो, यानी गोल्स हो, उसके अंदर प्रोसेसेस डिफाइन हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड हो, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मीट करता हो, ये ना हो कि भाई आधी चीज़ें उसकी में क्लियर ना हो और कोई स्टैंडर्ड मेंटेन ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव और मॉड्यूलर हो, ठीक है। मॉड्यूलर ये नहीं कि मॉड्यूलर ये कि पूरे के पूरे एक ही चेकलिस्ट ना हो, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हों, मॉड्यूल 1 पे आपने काम किया, फिर मॉड्यूल 2 पे, फिर मॉड्यूल 3 पे, फिर मॉड्यूल 4 पे, मॉड्यूल 5 पे, ठीक है। तो आप मॉड्यूल वाइज उस पर काम कर सकें। इस तरह के फ्रेमवर्क, इस चीज़ को हम फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। तो एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है इज कॉल्ड निस्ट, ठीक है। निस्ट यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज अमेरिका में। इसका SP 800 वो है ये रिवीजन 4 है। उसके अंदर 19 कंट्रोल फैमिलीज़ हैं और हर कंट्रोल फैमिली के अंदर कोई तकरीबन 10 से 12 के करीब कंट्रोल हैं। तो ओवरऑल टोटल कंट्रोल जो उनसे 285 कंट्रोल बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसमें कंट्रोल्स फैमिलीज़, जो मेन कंट्रोल फैमिलीज़ हैं वो है एक्सेस कंट्रोल, कि कंपनी की एक्सेस कंट्रोल कैसी होनी चाहिए, ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर रही है, यानी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग BCP, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कंपनी हैक होगी तो क्या करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, मीडिया प्रोटेक्शन कैसे करनी है, बैकअप मीडिया भी हो सकता है, पर्सनल सिक्योरिटी HR से रिलेटेड, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्रोग्राम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट एंड ऑथराइजेशन, सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, ब्ला ब्ला। ये कंट्रोल फ्रेमवर्क है, ठीक है। इस चीज़ को कंट्रोल फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है, इस कॉल्ड ISO 20001, ठीक है। ISO 27001 बड़ा वेल नोन फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क करता कैसे काम है, इसकी बर्थ कॉमन एग्जांपल है। मैं कंपनी में काम करता था और वो कंपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, ठीक है, XYZ सर्विसेज, आई कैन नॉट डिस्कस, ठीक है। अब ये सेलर थे, ठीक है, हम लोग सेलर थे और हम लोगों ने कुछ सामान सेल करना था थोड़े से डिफेंस सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर को, ठीक है, या किसी ऐसे सेक्टर को जिसके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है या सेंसिटिव डाटा है। तो अब उस एक तरीक़ेकार ये है कि ये कंपनी जो बायर है वो कहे कि अगर तुमने मुझे सेल करना है तो मैं तुम्हारी कंपनी में अपना ऑडिटर भेजूंगा, तुम्हारी पूरी कंपनी को वो ऑडिट करेगा, जब वो ऑडिट करके फारिग हो जाएगा तो फिर हम तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे। XYZ पता क्या कहेगी, ठीक है, हैप्पी, क्योंकि उसने बेचना है, XYZ ऑडिट करेगी। थोड़े अर्से बाद एक और बायर आ गया, वो भी, उसकी भी यही रिक्वायरमेंट थी, ये XYZ अब हर वक्त अपनी कंपनी का ऑडिट तो नहीं करवा सकती। तो XYZ और इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या कहा कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं और हम सेटिस्फाइड हैं इसके साथ, हमारा कंफर्टेबल लेवल बहुत अच्छा है। तो XYZ क्या करती है, XYZ अपनी कंपनी को इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट अलाइन कर लेती है और फिर एक एक्सटर्नल ऑडिटर से, फॉर एग्जांपल UK में BSI के पास जाती है, BSI को कहती है हमें इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट करो। BSI उनको इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट करती है और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे उन्हें एक सर्टिफिकेट दे देती है। अब जब ये बायर कहता है कि मैं तुम्हें ऑडिट करूंगा तो ये कंपनी ये सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट कर देती है इस बायर को, और इस सर्टिफिकेट के ऊपर काफ़ी डिटेल होती है देखने वाली। जब आप ISO 27001 पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोई 3 साल पहले ISO 27001 पढ़ा था, सर्टिफिकेशन होती है इसकी बाकायदा, ISO 27001 लीड ऑडिटर एंड लीड इम्प्लीमेंटर। तो मैं ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया था, मैं लीड इम्प्लीमेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग, 5 दिन की, पूरा दिन आप सोते ही रहते हो क्योंकि बहुत ड्राई है, और उसमें आप ये सारे के सारे कंट्रोल्स पढ़ते हो, ठीक है। तो इसके अंदर 114 जो से हैं कंट्रोल्स हैं और 14 ग्रुप्स हैं। पुराना ISO 27001 2005 के अंदर मेरे ख्याल में 133 कंट्रोल थे और 11 ग्रुप्स थे, ठीक है। तो ये उन्होंने ग्रुप्स ऐड किए और ये वाले ग्रुप्स जो हैं कवर हो रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये कंट्रोल फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम डेप्थ में चले गए हैं, कंट्रोल फ्रेमवर्क का अब आपको आइडिया हो गया कि कंट्रोल फ्रेमवर्क होता क्या है, और दो कंपनीज अगर सर्टिफाइड है तो वो दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करती हैं। से फॉर एग्जांपल US डिफेंस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप से फॉर एग्जांपल ISO 27001 कंप्लाइंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क विद देम। बेशक आपने रोटी उनके वेजिटेबल डिलीवर कर रही है, यू हैव टू बी सर्टिफाइड, ठीक है।
पता चले वो आपकी वेजिटेबल के अंदर किसी ने स्पाई ने आपके कैमरे डाले हुए, ठीक है, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स आते हैं, ठीक है। ये फ़िज़िकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योर कि जो आपके डॉकिंग स्टेशंस हैं, जो पे आपकी ट्रक आके लोड एंड अनलोड होते हैं, वो सिक्योर होना चाहिए, सीसीटीवी होने चाहिए, कोई वहाँ मॉनिटर करना चाहिए। आप जितना स्टफ़ आपकी कंपनी के अंदर आ रहा है जा रहा है सारा कुछ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई DHL की शर्ट पहन के आपके सर्वर रूम में घुस जाए, ठीक है। अच्छा, व्हाट कंट्रोल फ्रेम इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो हर डिफरेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क की अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो सा है कोई कंपैरिजन है कंट्रोल फ्रेमवर्क का, यानी जिस तरह मैं ये आप लोगों को कैटेगरी बता रहा था, ठीक है, ये जो मेन ग्रुप था, ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। द डाटा पर्सनल डिवाइसेस सिस्टम फैसिलिटी दैट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द बिजनेस पर्पज आर आइडेंटिफाइड मैनेज कंसिस्टेंट विद देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि भाई तमाम एसेट जो से हैं वो मैनेज हो रहे हैं। फिजिकल डिवाइसेस सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वेंट्रीड, ये चेकलिस्ट हो रही है, अब ऑडिट हो रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर ये सारा कुछ डिफाइन होता है, ठीक है। ISO 27001 का अगर आपने फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट लेना है, मेरे ख्याल में $100-150 का होता है, वो आप डाउनलोड करवा सकते हो, ठीक है। ये CRR और RMM रेफरेंसेस पे भी हम नहीं जा रहे क्योंकि निस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में निस्ट का ही कंपैरिजन है, निस्ट और किसी और ISO, मेरे ख्याल में निस्ट और ISO 27001, ये ISA COBIT 5 और CCS CSC 1 सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी एसेट्स, फिर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एंड डेटा फ्लोज आर मैप्ड, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर कैटलॉग्ड, कि तो ये सारी चीज़ें जो थे कैटलॉग्ड हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना काफ़ी हद तक मीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपनी को, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपकी कंपनी को 4 स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क्स को मीट करना पड़ता है, क्योंकि लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, या आप 4 किस्म की कंपनी से काम कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल, एक कंपनी कहती है हम चाहते हैं कि आप निस्ट सर्टिफाइड हो, आई डोंट केयर आप ISO 27001 सर्टिफाइड हो या नहीं। तो आप जब क्या करते हो, आप पहले कंपैरिजन लिस्ट बनाते हो कि जो चीज़ें इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं, और उनको पहले ऑडिट कर लेते हो, उनको पहले मेंटेन करते हो, इंप्लीमेंट करते हो। बाकी जो सेपरेट रह जाती हैं तो वो कोई 20 यहाँ पे होगी, 25 से सेपरेट होगी, तो वो 25-25 मेंटेन कर लोगे। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 120 और से 150, ठीक है, 120 जो 100 शिकें हैं वो सिमिलर हैं, तो पहले आप उन्हें एड्रेस कर लोगे, फिर उसके बाद बाकी जो 20 एक साइड की और 40 एक साइड की हैं वो सेपरेटली या लेटर ऑन एड्रेस कर लोगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन चार्ट भी अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा होता है। अगली टर्म आ जाती है ड्यू केयर। ड्यू केयर लेजिस्लेटिवली भी यूज़ होती है और अक्सर दफ़ा सिक्योरिटी की टर्म्स में भी यूज़ होती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब दैट केयर अ रीजनेबल पर्सन वुड एक्सपीरियंस अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, के एक्सपीरियंस नहीं, एक्सरसाइज, कि अगर आप कंपनी में एंटर हुए हो और आपने दरवाजे में देखा है कि CCTV जो सा है उसका कोई चीज़ टूटी हुई है, ठीक है। बीइंग अ स्टाफ ऑफ द कंपनी आप क्या करोगे, आप उसे रिपोर्ट करोगे कि CCTV काम ही नहीं कर रहा रिसेप्शन के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज, आपने ड्यू केयर शो की, ठीक है। गुड सिटीजन, ठीक है, गुड सिटीजन वाली एग्जांपल ले लो। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस लीगल ड्यूटी के, ऑर्गेनाइजेशन की लीगल ड्यूटी है। से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक स्टाफ है उसकी फैमिली की डेथ हो गई है, तो आप उसे छुट्टी दोगे, दैट्स अ ड्यू केयर। अगर आपने उसे छुट्टी नहीं दिया, आपने उसे हैरेस किया और आपने उसे ज़बरदस्ती काम पे बुलाया, तो आपने ड्यू केयर नहीं शो की, ठीक है। द लैक ऑफ ड्यू केयर इज़ ऑफन कंसिडर्ड नेग्लिजेंस, तो ये नेग्लिजेंस कहलाती है। वो जो मैं कंपनी की एग्जांपल दे रहा था कि उसने अपने जो मेन डोर जो सा था, ये डोर बनाया एक्चुअली, अगर आपको समझ आई हो, ठीक है, और ये यहाँ पे डोर स्टॉपर के तौर पे एक मिनी मशीन या सर्वर रखा हुआ था, तो ये जो सी है ये नेग्लिजेंस थी, किसी ने ड्यू केयर नहीं शो की, भाई ये डोर स्टॉपर लगाना, भाई सर्वर क्यों रखा हुआ है तूने यहाँ पे, अनप्लग्ड, कोई 3 साल पुराना सर्वर था और उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ था उसकी हार्ड ड्राइव में, ठीक है। ये नेग्लिजेंस है और ये एक्शनेबल ऑफेंस हो सकता है अंडर द लॉ, ठीक है। तो ये ड्यू केयर होगी, ये टर्म याद रखनी है आपने। अच्छा, अगली टर्म अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ड्यू डिलीजेंस। सिमिलर टू ड्यू केयर विद द एक्सेप्शन दैट इट इज़ प्रीएम्प्टिव मेजर, यानी ये आप प्रीएम्प्टिव मेजर ले रहे हो, यानी ये एक्सीडेंट है होने से पहले आप प्रीएम्प्टिव मेजर कर रहे हो, ड्यू डिलीजेंस की थी। यानी आपने वेबसाइट अपलोड करनी है, आपने वेबसाइट्स बनाई है नई, तो आप उसको अपलोड करने से या लाइव करने से पहले आप उसका क्या करोगे, पेन टेस्ट करोगे, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू डिलीजेंस। ये जो सा काम था ये ड्यू केयर है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने कैसे करना।
ठीक है, ये पेन टेस्ट है, ड्यू डिलीजेंस है। बैकग्राउंड चेक ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, क्रेडिट चेक ऑफ द बिजनेस पार्टनर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट, फिजिकल सिस्टम की रिस्क असेसमेंट करोगे, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ फायरवॉल, आपने एक वेबसाइट रखी है, लगा दिया, आपको क्या पता आपने सही कॉन्फ़िगर की है, पेन टेस्ट बताएगा ना, पेन टेस्ट का रिकॉर्ड रखोगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू डिलीजेंस। कि कल को आपको हैक हो जाती, कंपनी आती है या ऑडिटर आता है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आती है, कुछ भी आती है, वो पूछते हैं आपने पेन टेस्ट किया था, नहीं मुझे तो नहीं पता था, ठीक है, तो ये मसला होता है। आप कहोगे हाँ पेन टेस्ट किया था फिर भी हैक होगी, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तो आप बच जाते हो, आप बीइंग अ बिजनेस बच जाते हो। फिर आपका डाटा लीक भी हुआ होता है तो आपके पास काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। बैकअप सिस्टम, कंटिजेंसी टेस्टिंग ऑफ बैकअप सिस्टम आप कर सकते हो, और बहुत सारे चीज़ें, ठीक है, ये ड्यू डिलीजेंस होगी। उसके बाद आ जाता है कंप्लायंस। लास्ट 30 ईयर से बिजनेस हैव बीन चेंजिंग हाउ दे वर्क, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एंड कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट। तो जितनी कंपनीज इंफॉर्मेशन से खेल रही हैं, फ्लो हो रहा है, तो हमें उस कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ता है अगेंस्ट सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट, ठीक, इस चीज़ को कहते हैं हम कंप्लायंस, कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमने इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है। से फॉर एग्जांपल DPA जैसा है, ठीक है, और अगर आप यूके में हैं और आप या कहीं पर भी हैं, आप पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री से कर रहे हैं, तो PCI कंप्लाइंट करना पड़ता है आपको, PCI DSS है मेरे ख्याल में। उसके अलावा आपके पास क्या, उसके पास आपके पास अल्लाह भला करे ये है गैमलिंग कमीशन, ठीक है, गैमलिंग कमीशन के अपने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको इन तमाम चीज़ों से कंप्लाई करना पड़ता है। अगर आप किसी बंदे के नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले रहे हैं तो आपको DPA कंप्लाइंट करना पड़ता है, ठीक है। लॉ रेगुलेशन एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, यूरोपीय यूनियन डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव, ये अभी चेंज हो रहा है रिसेंटली, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी एक्ट है, कैनेडियन पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्ट है, PIPEDA, ठीक है, US HIPAA का कंप्लायंस है, ठीक है, USA का GLBA ग्राम लीच ब्लीली एक्ट है, PCI DSS का है जो ऑडिट किया जाता है QSA की तरफ से, ठीक है, क्वालिफाइड सिक्योरिटी असेसर। इन लॉज का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ये लॉ क्या करते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली बीइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपका इससे वास्ता है, अगर आप UK में हैं तो आपका इससे वास्ता है, अगर आप PCI डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है तो आपको पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो तो आपको करना पड़ता है। हर मुल्क के हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जो PCI कंप्लाइंट नहीं करती थी, वो आउटसोर्स कर देती थी, वो सारे का सारा PCI का जो सोल्यूशन होता था उसे आउटसोर्स किया होता था उन्होंने। सरदर्दी नहीं है, रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आ गई कि GRC आप टर्म काफ़ी दफ़ा सुनेंगे, आजकल तो बहुत फेमसली यूज़ होती है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। अब आपको सारी चीज़ों को पता चल गया, गवर्नेंस का पता चल गया, गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है, कि कोई चीज़ जो सी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, और मेक श्योर कर रहे हैं कि हो रही है, सही तरीके से हो रही है, तमाम स्टैंडर्ड्स मीट कर रही है। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है कि रिस्क है तो उसको कैसे मैनेज करना है, हम इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। कंप्लायंस आपको अंदाज़ा हो गया कंप्लायंस क्या है। तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर अब GRC कमेटी या GRC मीटिंग होती है, ठीक है, एनुअली, वीकली, क्वार्टरली, वीकली नहीं क्वार्टरली तो होती है। GRC हैव इवॉल्व्ड टू एनालाइज द रिस्क एंड मैनेज मिटिगेशन इन अलाइनमेंट विद बिजनेस एंड कंप्लायंस। तो GRC क्या करती है, बैठती है और कहती है अच्छा अब बताओ कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है जी, हमारी कंपनी सही काम कर रही है, रिस्क ठीक है, हम कंप्लाइंट है तमाम स्टैंडर्ड्स के खिलाफ, ठीक है, वेरी गुड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गवर्नेंस क्या होती है, इंश्योर दैट द बिजनेस फोकस ऑन द कोर एक्टिविटी, के बिजनेस अपना काम कर रहा है, ठीक है, पता हो कि कंपनी में कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है, कौन अकाउंटेबल, अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, अगर वेबसाइट हैक हो जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या करेगा, क्या एक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है, हाउ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड, ठीक है, कि परफॉर्मेंस कैसे वैल्यू। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग द रिस्क, ठीक है, रिस्क मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे। कंप्लायंस क्या, कि सेल्फ असेसमेंट हो रही है, ठीक है, और क्या है, और ये यहाँ पे एक डायग्राम है, मैंने ना थोड़ा सा ऐड भी किया हुआ, ये इमेज, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये आपके गोल्स, पॉलिसी, स्टैंडर्ड, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क स्कोर, मॉनिटरिंग, एनालिसिस हो गया। अब कंप्लायंस क्या है, सेल्फ असेसमेंट, टेक्निकल कंट्रोल्स, जो अभी पीछे हमने कंट्रोल्स देखे हैं ISO 27001 के अगेंस्ट कंप्लायंस हैं हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेटेड कंप्लायंस स्कोर। तो आपने अपना कोई इंटरनल स्टैंडर्ड बनाया हुआ, मगर आपका इंटरनल स्टैंडर्ड मैटर नहीं करता अगर आपने कोई सर्विसेज सेल करनी है, ठीक है। निस्ट ने एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दिया है,
साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, मेरा फेवरेट फ्रेमवर्क है, बड़ा लेटेस्ट है, ठीक है। कंपनी में मुझे मौका मिला तो वहाँ पे क्या था, वो पता नहीं को 15 कंप्लायंस थे अजीबो गरीब से होने के, तो मैंने निस्ट का फ्रेमवर्क देखा, उनके कंप्लायंस के अगेंस्ट मैप किया। निस्ट जो सा में 15 पॉइंट ज़्यादा ही थे, मैंने कहा सारा निस्ट के अगेंस्ट कंप्लाई कर लेंगे, पूरी की कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लाई होगी। साल के आखिर में ऑडिटर आएगा, हर 5-6 कंप्लायंस कंपनीज के वो सारे ऑडिट करके गए, वेरीफाइड, वेरी गुड, एवरीबडी वाज हैप्पी, ठीक है, बिग विन। लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस कि लेजिस्लेशन बाय लॉ हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी ने कोई चीज़ रेगुलेटली कंप्लायंस करनी है तो वो करनी होगी, ठीक है। लीगल रेगुलेशन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट। से फॉर एग्जांपल अगर हम पानी बनाते हैं तो पानी का कंप्लायंस होगा, कोई भी ISO जो भी स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। और भी मुल्क के अंदर कोई और पानी के स्टैंडर्ड होंगे कि भाई फ्लोराइड इतनी डालनी है या क्लोरीन इतनी डालनी है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ रेगुलेशन ऑफ द कंट्री एंड इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। से फॉर एग्जांपल US फेडरल एजेंसी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन, ठीक है, ये तमाम जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनको लाजमी है कि फिज़मा के अगेंस्ट कंप्लायंस करें, ठीक है, फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट। कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन है, जेल शेल से रिलेटेड, तो उनके पास तमाम ऑफेंडर्स का डाटा है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है उन्होंने। लॉ में रिक्वायर सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बी इनक्रिप्टेड, व्हाट इज़ द कंपनी पॉलिसी, कि लॉ चाहता है कि उनकी जो सेंसिटिव एथनिक रिक्वायरमेंट या रिलीजियस रिक्वायरमेंट या बिलीफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो सी है वो इनक्रिप्टेड हो, सेफ हो। ये ना हो कि आपने पेपर पे रखी हुई है और लेके जा रहे हैं, या आप सिंपल ईमेल में 500 लोगों का डाटा आपने पर्सनल हॉटमेल पे चढ़ाया हुआ, पकड़े जाओगे, ठीक है। जब भी लीक होगी तो आधे से ज़्यादा जो लोग होंगे वो फायर होंगे, कुछ लोग साथ जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस कि लॉ क्या कह रहा है, ठीक है। रेगुलेटरी जो भी डिपार्टमेंट है जो रेगुलेट करता है रूल्स को, वो क्या कह रहा है। प्राइवेसी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, कि प्राइवेसी लॉ जो प्राइवेसी से रिलेटेड है, कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन किसी के पास पड़ी हुई है, गूगल के पास पड़ी, फेसबुक के पास पड़ी हुई है, ठीक है, वो क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, मेरे राइट्स हैं। बीइंग अ यूरोपियन सिटीजन आपके पास DPA के राइट है, आप फेसबुक के पास जाके कह सकते हो कि मेरा डाटा किधर है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। आपके पास राइट है कि आप राइट टू बी फॉरगॉटन, आप गूगल को ईमेल कर सकते हो, भाई मेरे ये नाम जो सा है ना तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये गूगल के सर्च में आए ना, बिल्कुल, ठीक है। चैलेंज फॉर द सिक्योरिटी पोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी चैलेंज फॉर द सिक्योरिटी प्रोफेशनल, के आप मेक श्योर करते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहे वो। यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव, हमें पता है यूरोपियन डायरेक्टिव आया है जिसे हम कहते हैं PII, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। अब किसी कंपनी के पास पड़ी हुई है 2016 है ना, अभी 2017 तक होपफुली इसका इनिशियल यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव आ चुका है कि अगर कोई कंपनी हैक होती है और उसके पास पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है तो उसने विद इन 72 आवर्स अथॉरिटीज़ को बताना है कि हम हैक हो गए। और पहले ये कंपलसरी नहीं था, अब मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग विच एक्शन सेट से आ रहे। तो ये आपने लाजमी नोटिफाई करना है। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ डाली है कि 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर आपको फाइन हो सकता है। पहले ये 2.5 लाख के करीब था, ठीक है, 2.5 लाख पाउंड के करीब। अब अगर आपकी कंपनी से फॉर एग्जांपल मैं गूगल के लिए काम करता हूँ और गूगल के पास से कोई PII इन्फॉर्मेशन यानी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, किसी ने हैक कर लिया है, ठीक है, तो गूगल वुड एंड अप पेइंग 4%। गूगल के लिए 2.5 लाख पाउंड तो कोई मसला ही नहीं था, 500,000 मेरे ख्याल में 500,000 था, 500,000 कोई बड़ा इशू नहीं था। 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर इज़ अ बिग इशू। तो अब गूगल मेक श्योर करेगी कि आपका पर्सनल डाटा जो सा है वो सिक्योर है, ठीक है। मैं सिर्फ गूगल की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और भी कंपनी हो सकती है, ठीक है, पता चले मेरे तो एक केस बने हुए। एनीवे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है यानी कि फेसबुक के ऊपर पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट है। क्या फेसबुक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे पास जो सा है फेसबुक का अकाउंट है, मुझे बताओ कि मेरी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट की जा सकती है फेसबुक से। अब मुझे नहीं, एक चीज़ मुझे नहीं पता कि बीइंग अ नॉन EU सिटीज़न आप कर सकते हो या नहीं, पर बीइंग अ EU सिटीज़न मैंने फेसबुक को काफ़ी दफ़ा तंग किया हुआ, ठीक है। तो मैं इन्फॉर्मेशन मंगवाता हूँ, चेक करता हूँ, फिर वेरीफाई करता हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं कहता हूँ ये डिलीट कर दो। प्रोसेस बहुत स्लो है मगर हो जाता है, काम हो जाता है, क्योंकि इनकी लीगल रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है, कि बाय लॉ अगर उन्होंने किसी यूरोपियन सिटीज़न का डाटा रखा हुआ है कहीं पर भी, तो वो मेक श्योर करेंगे कि मेरे पास राइट है उस डाटा को डिलीट करने का, मॉडिफाई करने का, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। जर्मनी के अंदर ये लॉ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है।
तो जनाब वाला, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। कंप्लीट एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम में ओवरसाइट कमेटी रिप्रेजेंटेशन कि ओवरसाइट कमेटी क्या होती है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कंट्रोल फ्रेमवर्क को हमने देखा, ड्यू केयर को देखा, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ देखोगे गलत तो उसको कैसे करोगे, और ड्यू डिलीजेंस क्या कि उसको होने से पहले ही रोक लिया जाए। फिर हमने कंप्लायंस के अंदर जीआरसी के बारे में देखा, ठीक है, जीआरसी एक जेनेरिक टर्म है, जीआरसी की मीटिंग भी होती है कंपनीज़ के अंदर। लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होती है और प्राइवेसी रिक्वायरमेंट कंप्लायंस क्या होती है, कि लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी के भाई लॉ आप क्या कह रहा है, प्राइवेसी रिक्वायरमेंट भी लॉ ही होती है, मगर प्राइवेसी से मुराद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सी होती है, ठीक है। तो ये कवर हो गया है आपका लेक्चर नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ डोमेन 1। अभी हम मेरे ख्याल में हाफ वे थ्रू हो गए हैं, मेरे ख्याल में 3 एक लेक्चर हो रहे हैं ये डोमेन ख़त्म करने में। और खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।